नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो चुका है। सभी 11 प्रत्याशी चुने जा सकते हैं निर्विरोध। वजह समझिए, बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी हैं। समाजवादी गठबंधन के 3 प्रत्याशी इनको कह सकते हैं। प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। 12वें प्रत्याशी के तौर पर मौनी बाबा का नामांकन फिलहाल रद्द हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की जीत का अब मात्र औपचारिक ऐलान बाकी है। श्री मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन। तो लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी 11 प्रत्याशी चुने जा सकते हैं निर्विरोध। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर उनकी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 साल के कार्यकाल में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास बढ़ा है। श्री मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन और देश को दुनिया के सामने मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का एक बृहद अभियान प्रारंभ हुआ है और उत्तर प्रदेश ने भी इस दौरान इन सभी सुविधाओं का लाभ बेहतर तरीके से यहां पर लिया है। और हमारा युवा कोविड जैसी महामारी के दौरान भी सफलतापूर्वक अपनी प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को दे सके। इसीलिए प्रदेश सरकार वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से आच्छादित कर रहा है, जिसमें 12.5 लाख युवाओं को अब तक इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार, सिंगल विंडो सिस्टम यानी व्यापार की सुगमता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो सिस्टम की उपयोगिता कैसे हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो विजन देश को दिया। और निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम देश के अंदर लागू हुआ है। 32 केंद्रीय विभागों और 16 राज्यों से विभिन्न जो स्वीकृतियों के लिए इसमें आवेदन किया जा सकता है। मित्रों, एक्सप्रेस वे को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज 5 नए एक्सप्रेस वे के साथ देश का एक एक्सप्रेस वे स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवंबर 2021 में लोकार्पित हो चुका है। जून 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो चुका होगा और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि जुलाई में प्रधानमंत्री जी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे पर भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ कानपुर के बीच भारत सरकार के सहयोग से एक एक्सप्रेस वे बन रहा है। मेरठ दिल्ली के बीच 12 लेन का एक्सप्रेस वे प्रारंभ हो चुका, राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसने कम कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से सरगंगा राम हॉस्पिटल में मुलाकात करी है। अखिलेश ने आजम खान का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ में कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश और आजम खान की ये पहली मुलाकात है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान की हालत फिलहाल पूरी तरीके से स्थिर बताई जा रही है। उन्हें रविवार को अस्पताल में नियमित तौर पर यानी कि रेगुलर जो हेल्थ टेस्ट है उसके लिए लेकर के आया गया था। इससे पहले सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी आजम खान से मुलाकात करी थी हॉस्पिटल आकर के। दरअसल अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में नाराजगी चल रही थी और ये तस्वीरें इस तरफ तस्दीक कर रही हैं कि नाराजगी जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। अयोध्या में चल रही राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी। इसके साथ ही राम मंदिर के लिए कई सालों से तराशे जा रहे पत्थरों का उपयोग भी शुरू हो चुका है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीएम योगी ने रखा राम मंदिर के गर्भगृह का पहला पत्थर। सर्वदेव अनुष्ठान का हुआ समापन। योगी ने कहा ये होगा राष्ट्र मंदिर। तीव्र गति से होगा मंदिर का निर्माण। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए बुधवार का दिन सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। इस दिन से गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी। इसके साथ ही 29 मई से शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान का समापन हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री निर्माण स्थल के पास द्रविड़ शैली में बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। दिसंबर 2023 तक पूरा होगा गर्भगृह का काम। मुख्य राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण की आधारशिला के कार्यक्रम में सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महामंत्री चंपत राय समेत तकरीबन 250 साधु संत और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं। जिसके बाद साल 2024 की मकर संक्रांति के दिन रामलला को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। पत्थरों पर हो रहा नाहर शैली का इस्तेमाल। आपको बता दें कि राम मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल राम मंदिर निर्माण के लिए जिन गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़ से निकाले जा रहे हैं, जिन पर नाहर शैली में कलाकृति बनाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल मंदिर निर्माण कार्य में अब तीव्रता आने की पूरी संभावना है और रामलला का मंदिर जल्द ही अपने पूर्ण रूप के साथ भक्तों के लिए अपने कपाट खोले, इसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। भारतीय किसान यूनियन में टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर मंगलवार रात फायरिंग हुई। रात करीबन 9:30 बजे किसान नेता दिलबाग सिंह की कार पर 3 राउंड फायर हुआ है। ये घटना गोला कोतवाली इलाके के भंदेड़ गांव के पास की हुई है। इसके पहले किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में स्याही फेंकी गई। आपको बता दें कि दिलबाग सिंह तिकोनिया कांड मामले में गवाह हैं, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं, जिनकी याचिका जमानत याचिका अभी हाल ही में खारिज कर दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 और 4 जून को 2 दिवसीय दौरे पर कानपुर पहुंच रहे हैं। उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। उनके स्वागत के लिए सुरक्षा से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं। हर तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून को कानपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो सुबह सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। इसके बाद कानपुर देहात स्थित पैतृक गांव जाएंगे। पैतृक गांव में वो जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रपति अपनी कुलदेवी यानी कि पथरी देवी के मंदिर जाएंगे। इस बीच वो गांव के मिलन केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार क्षेत्र के लोगों में विकास को लेकर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि परौख में विकास की लहर बड़ी ही तेजी के साथ चल रही है। गांव की सभी सड़कों को डामरीकरण से पक्का कर दिया गया है। गांव में योगा पार्क, ओपन जिम भी बना दिया गया है, जिसमें गांव के लोग सुबह पहुंचकर व्यायाम भी करते हैं। जब ये लाइब्रेरी नहीं थी तो तब हम ज़मीन पे टाट पट्टी बिछाकर बैठा करते थे और जो आने जाने वाले लोग थे हमारा देखकर मजाक बनाते थे। और जब ये लाइब्रेरी शुरू हुई है, यहाँ पे टेबल, कुर्सी, चेयर, अलमारी, ग्लोबल महापुरुषों की तस्वीरें भी आई हैं। और जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनवाई है उनको हम दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद दें। मेरे को इतना खुशी है कि मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो उधमपुर से आया हूँ, केवल इनके नाम पर कि इसकी नीतियाँ अच्छी हैं और सारे सब कुछ अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ आया और उनसे मिलने के लिए आया। कैसे मिलूँगा वो तो परमात्मा जाने, लेकिन ऐसे सचेबल आदमी, धर्मात्मा आदमी मेरे लाइफ में 70 साल में मैं सब किसी पार्टी की अवहेलना नहीं करती हूँ, लेकिन ये पार्टी के पास ना तो वंशवाद है, ना जातवाद है, मतलब केवल एक विकासवाद है, समाजवाद है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़कर कई सीटों पर हार का सामना करने वाली राष्ट्रीय लोकदल अब नए सिरे से तैयारी में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी अब गठबंधन कोटे से राज्यसभा में जाने को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिग्गज नेता और पूर्व एमएलसी रामाशीष राय को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंप दी है। रामाशीष राय पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। पहले वो भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी के खास माने जाते थे, लेकिन बीजेपी में अंदरूनी कलह हुई, लोकतंत्र का मुद्दा उठा, बगावत हुई। इसके बाद आरएलडी में शामिल हो गए। वहीं जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए रामाशीष राय ने कहा कि आरएलडी पूरे दमखम के साथ आगामी चुनाव यानी कि 2024 का चुनाव लड़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रामाशीष राय का एक लंबा सफर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में उनको आरएलडी का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार भी सौंपा गया है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे ही खास बातचीत करते हैं। रामाशीष जी, आपको तो पहले शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी समय आप आरएलडी का जिम्मेदारी आपको मिली है, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और 403 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें सिर्फ आरएलडी को है। ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, एक चुनौती जरूर है, क्योंकि अभी तक माना जाता था कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और आरएलडी अब पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी जानी जाएगी। मेरा संगठनात्मक कार्य का एक लंबा अनुभव है, ब्लॉक से लेकर के और जिला अध्यक्ष तक। हम लोग 1980 में जब यहाँ पार्टी खड़ा कर रहे थे तो कल्याण सिंह के साथ मैंने उनके साथ काम किया पार्टी को बढ़ाने में। जिस तरह से उन्हें कार्यशैली थी उनकी, वो कार्यशैली मेरी भी रही है और उस कार्यशैली का उपयोग आरएलडी को पूरे प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक संगठन के रूप में खड़ा करने में लगाऊंगा। जयंत चौधरी संयुक्त रूप से राज्यसभा पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मेरा सवाल लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर आरएलडी के इतिहास को देखा जाए तो 25 सालों में 9 गठबंधन रहा है, लेकिन 2024 के जो लोकसभा का चुनाव होगा, क्या समाजवादी पार्टी ही गठबंधन रहेगी या गठबंधन में कुछ फेरबदल भी हो सकता है? नहीं, जो है राष्ट्रीय लोकदल तो चाहेगा कि एक मजबूत गठबंधन बने। देखिए, राष्ट्रीय लोकतंत्र को बचाने के लिए आरएलडी जो है एक चाहेगी कि एक मजबूत फ्रंट बने, मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन से हमारा लक्ष्य पूरा हो, उत्तर देश को बचाया जाए अधिनायकवाद से और कारपोरेट घराने के चंगुल से देश को निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामाशीष राय, जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आरएलडी। किंग का साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सभी पार्टियां हो, हमारा जो मुद्दे हैं, हमारे जो किसान के मुद्दे हैं या समाज के मुद्दे, उनको लगातार हम उठाते रहेंगे, सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन बातें उनकी हमेशा उठती रहेंगी और पूरी तौर से हम आरएलडी को मजबूत करने में जुटेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने 2 दिवसीय नवसंकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के साथ वरिष्ठ नेताओं ने किया। 1 और 2 जून को आयोजित कार्यशाला में नवसंकल्प शिविर उदयपुर से जो निर्देश मिले थे कार्यक्रमों पर, उस पर चर्चा हुई है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, साथ ही संगठन में युवाओं की भूमिका को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई और ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ी बात कि ग्रास रूट लेवल पर कैसे कांग्रेस को मजबूत करें, इस पर विशेष फोकस रखने की बात कही गई है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर था, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे उन्हीं को कैसे हम उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम उनको लागू करेंगे, किस तरीके से हमको चलना, उसको लेकर ये मंथन शिविर उत्तराखंड में हो रहा है। और ये जो लड़ाई है, ये एक ऐसी पार्टी के बीच में जो सपने, नए नए सपने दिखा के झूठ बेचने का काम करती है। इस मंथन शिविर के द्वारा हम कांग्रेस के साथियों को जगाएंगे और ताकि वो पूरे समाज को उस सपने से बाहर ला सकें जो झूठे सपने बीजेपी ने दिखाए हैं। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन रोड की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विभिन्न विभागों की तरफ से किसानों के कार्य न किए जाने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बैठक में विद्युत विभाग, ट्रकबंदी विभाग की तरफ से किसानों का काम न होने और शुगर मिल की ओर से किसानों का बकाया भुगतान न करे जाने को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि आज किसान इस हालत में है कि वो अपने घर का गुजारा सही तरीके से नहीं कर पा रहा है।
उन्होंने कहा विद्युत विभाग किसानों को जानबूझकर परेशान कर रहा है और चकबंदी विभाग उनके कामों को पूरा ना करके पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया। बैठक बुलाई थी किसानों की, अपनी समस्याओं को लेकर बुलाई थी। जो चकबंदी में यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, हम बार बार कहने के बावजूद भी जिसकी कई जांच चल रही हो और उसमें कुछ होता ना हो, तो मैं पूछना चाह रहा था यहाँ के प्रशासन तो भाई या तो इनकी मिली भगत, साफ सीधी बात इनकी, या इन्हें इनका 10,000 नहीं तो ऐसी क्या बड़ी बात है जब आपको हमने बताया दिया भाई इतना बड़ा घोटाला, हिसाब क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्या अधिकारी एक बार तो कहेंगे काम कर देंगे, जांच होगी, ये होगा, निकलेगा, और फिर ठंडे बस्ते में। तो हम कुल मिलाकर तो चकबंदी के उसमें आए थे, हम इसका बड़ा घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे तहसील की, इतना इस मामले को नहीं सोल्व करते। जनता जब त्राई मचती है तो जनता उसका जवाब समय आने पर तो देती है, लेकिन उस बीच में भी सड़कों पे उतर के ये मजबूर कर रहे हैं सब किसानों को। और किसान आज इतना दुखी हो गया है कि सरकार गन्ने का पेमेंट नहीं कर रही है, उसकी बैंक से आरसी कट रही है, बिजली का बिल नहीं। केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्र में पर्यटन विकास को देखते हुए बॉर्डर टूरिज्म योजना पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्रम में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित छोटा कैलाश के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव मांगा है। केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि योजना में शामिल होने पर छोटा कैलाश भी पर्यटन के दृष्टिकोण से सुविधाएं विकसित उसमें की जाएगी। उन्होंने कहा उत्तराखंड के सीमांत गांव मोदी में 3 महीने पहले शिव महोत्सव आयोजित किया गया था, ऐसे ही पहले अन्य स्थानों पर भी होगा। पहली बार हुआ आजादी के बाद, और अब हम सीधे अपनी कार से जो 1 महीने की यात्रा थी मानसरोवर 1 दिन में जा सकते हैं और उसी दिन हम लौट के आ सकते हैं। तो उसको भी हम पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। और छोटा जो कैलाश है उसके बारे में भी एक प्रपोजल हमने मंगाया है। अगर जितनी जल्दी स्टेट से प्रपोजल आएंगे उतनी जल्दी उसका परिणाम भी दिखाई देगा। पूर्वोत्तर रेलवे की सेफ्टी टीम ने रामनगर में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अपर रेलवे प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अजय वाष्णेय ने बताया है कि काशीपुर, रामनगर और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित रेलवे स्टेशन के अफसरों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं रामनगर रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से की जा रही ओवरब्रिज की मांग पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द प्रस्ताव सूचित करके इस समस्या का निस्तारण होगा। तक आप ऊपरगामी पुल की बात कर रहे हैं, वो विचाराधीन है और हम कोशिश करेंगे जल्दी उसको सैंक्शन करा के वहाँ पे लगवाएं। और जहाँ तक पानी का और बिजली का आपने जो समस्या बताई है वो आप लोगों ने बताई है, मैं जिसको दिखवाऊंगा, जो भी हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकते हैं अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए, वो हम पूरी करेंगे। तो चलिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।